Exceptions are the runtime anomalies. Runtime anomalies. ब्रैकेट में लिखना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. ब्रैकेट में लिखना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. Bracket close. And exceptions are the runtime anomalies which may arise. Unexpected exception. Bracket close. Which may arise. Which may arise. Which may arise during the execution of program. Which may arise. Which may arise. ARISE. Which may arise during the execution of program. And the mechanism of handling. Which may arise during the execution of program. Which may arise during the execution of. Which may arise during the execution of program. है ना? And the mechanism of handling. And the mechanism of handling. And the mechanism of handling such type of exceptions. अरे तुम उधर से थोड़ा सा देख देख के लिखो. तुम बार बार मुझसे पूछते हो तो बार बार रिपीट करना पड़ता है. अरे तुम मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ता है. तुम एक एक वर्ड पूछते हो, एक एक वर्ड थोड़ी याद रहता है ऐसे. मेरे को बार बार पूरा सेंटेंस रिपीट करना पड़ता है. अरे महीने भर लग जाएंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एक्सेप्शंस आर द रन टाइम एनोमलीज, है ना, व्हिच मे अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड द मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग such type of exceptions. And the mechanism of handling such type of exceptions is known as. And the mechanism of handling such type of exception is known as exception handling mechanism. ठीक है, तो इसमें लिखना exception handling mechanism includes. Exception handling mechanism includes. Exception handling mechanism includes. पहले पॉइंट लिखना find the problem. पहला पॉइंट लिखना find the problem. Exception handling mechanism includes, है ना. फिर फर्स्ट पॉइंट लिखना find the problem. ब्रैकेट में लिखना hit the exception. Hit the exception. Find the problem बोले तो ब्रैकेट में hit the exception. फिर सेकंड लिखना inform that error has occurred. Inform that error has occurred. Inform that error has occurred. ब्रैकेट में लिखना थ्रो दी, नहीं एक सेकेंड, इन्फॉर्म दैट एरर हैज अकर्ड, है ना. फिर आप इसमें लिखोगे थ्रो दी एक्सेप्शन. थ्रो दी एक्सेप्शन. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना receive the error information. Receive the error information. ब्रैकेट में लिखना receive the error information. ठीक है, इसमें लिखना
कैच द एक्सेप्शन, कैच द एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है टेक करेक्टिव मेजर्स, टेक करेक्टिव मेजर्स, टेक टेक करेक्टिव मेजर्स, टेक करेक्टिव मेजर्स। ब्रैकेट में लिख लेना हैंडल द एक्सेप्शन। समझ में आया क्या? तो अगर अपन बात करें यहाँ पे देकर क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे एक्सेप्शन मतलब बेसिकली होता क्या है ना? तो ध्यान से समझना। अरे इधर 9:30 में छोड़ दूंगा, मेरे को जाना है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर एक्सेप्शन मतलब बेसिकली होता क्या है ना? तो एक्सेप्शन मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि एक्सेप्शंस आर दी रन टाइम एनोमलीज, है ना? एक्सेप्शंस क्या होती है? एक्सेप्शंस आपकी रन टाइम एनोमलीज होती है। ये एनोमलीज मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो कि क्या होती है? अराइज होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। आपने प्रोग्राम बनाया, आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करते हुए वहाँ पे कुछ एरर आ गई, एरर आ गई तो वो आपको वहीं पर रेस्ट्रिक्ट कर देगा, वहीं रोक देगा, ठीक है। आपने उस एरर को सॉल्व किया, आपने प्रोग्राम को रन किया, रन करने पर वहाँ पे फिर आपने जो इनपुट दिया उसके रिगार्डिंग आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको नहीं मिला। आपको चाहिए था 2+3=5, लेकिन आपको मिला 2+3=4। तो ये गलत है, ये लॉजिक ही गलत लगाया होगा, तो उस केस में यहाँ पे क्या कंसिडर होगा? लॉजिकल एरर, ठीक है। तो आपने सिंटेक्स एरर सॉल्व कर दी, तो कंपाइल टाइम पर एरर सॉल्व कर दी, आपने लॉजिकल एरर सॉल्व कर दी। लेकिन फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी, आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, आपने अपने प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम आपका रन हो चुका है ना? और फाइनली जब आपने उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, है ना, तब उसके बाद में उस सर्वर पे डिप्लॉय होने के बाद में एंड यूजर उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब एंड यूजर उसको तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हो सकता है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, हो सकता है नेट की वजह से, हो सकता है स्टोरेज की वजह से, हो सकता है नेटवर्क की वजह से, जो भी एक्स वाई जेड, है ना, जो भी एक्सटर्नल फंक्शनलिटीज है उसकी वजह से अगर आपके प्रॉब्लम में, प्रोग्राम में कुछ दिक्कत आती है, तो उसे अपन बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बोलते तो अनएक्सपेक्टेड, है ना, कि जैसे बोलते हैं ना, ये तो एक्सेप्शन केस ही है ना? तो ये एक्सेप्शन केस ही मतलब कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ठीक है फिर भी ये है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सेप्शंस भी क्या होती है? तो एक्सेप्शंस आर दी रन टाइम एनोमलीज, एनोमलीज बोले तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो कि रन टाइम पर क्या होती है? अराइज होती है ना, ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब आपका प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो उस केस में यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का अराइज होना ही क्या कहलाता है? आपका एक्सेप्शन कहलाता है। क्लियर है? फिर आप बोलोगे एंड द मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग सच टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। और जो मैकेनिज्म आप यहाँ पे फॉलो करते हो इन टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें उसके बाद में क्या लिखा है मैंने, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इंक्लूड, सबसे पहला पॉइंट देख रखा है फाइंड द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम को फाइंड करोगे, मतलब क्या करोगे? यहाँ पर हिट करोगे एक्सेप्शन को। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे? इन्फॉर्म दैट एरर हैज अकर्ड, मतलब आप यहाँ पर एक्सेप्शन को क्या करोगे? प्रूव करोगे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे? रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन, एरर की इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करोगे, बोले तो हैंडल द एक्सेप्शन, मतलब कैच द एक्सेप्शन, ठीक है। टेक करेक्टिव मेजर्स, है ना? इसको कुछ बोलना है क्या? ये ना, ये हैंडल द एक्सेप्शन वाला पॉइंट इसमें काटना है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन, ये तो कैच द एक्सेप्शन या फिर हैंडल द एक्सेप्शन, ये ऊपर ही आएगा। ये नीचे वाला जो पॉइंट है ना, हैंडल द एक्सेप्शन, ये ऊपर ही आएगा। हमें यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन, एरर की इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करेंगे, मतलब कैच करेंगे एक्सेप्शन को, बोले तो हैंडल द एक्सेप्शन, है ना? टेक करेक्टिव मेजर्स, हाँ नीचे से बोले वो पॉइंट काट दो, हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे? टेक करेक्टिव मेजर्स। फिर उसके बाद अपने को जो करना है अपन वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करा? रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन, एरर की इन्फॉर्मेशन मिल गई है, मतलब अपने एक्सेप्शन को क्या कर लिया है? कैच कर लिया, मतलब अपने एक्सेप्शन को क्या कर लिया है? हैंडल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे? टेक करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा और क्या आता है, तो इसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो एक्सेप्शंस होती है, इसको भी अपन दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, मतलब एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन और एक होती है अनचेक्ड एक्सेप्शन।
अब ये चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है? तो अगर अपन बात करें चेक्ड और अनचेक्ड की, आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ऐसी एक्सेप्शंस है ना जो कि कंपाइल टाइम पर आए वो कहलाती है चेक्ड एक्सेप्शन, और ऐसी एक्सेप्शन जो कि रन टाइम पर आए वो क्या कहलाती है आपकी रन टाइम एक्सेप्शन, मतलब अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यार सर अभी तो आपने लिखवाई कि एक्सेप्शंस आती है रन टाइम एनोमलीज, रन टाइम पर आने वाली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, तो फिर ये कंपाइल टाइम वाला केस क्या है ना, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मतलब क्या? तो इस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन है ना कंपाइल टाइम पे आ रही है ना, तो पहला बात तो ये है कि अपन कंपाइल टाइम पे कोई एक्सेप्शन को जनरेट करवाते ही नहीं है ना, तो फिर कंपाइल टाइम पे अपन करते ही क्या है? तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस की है ना, मतलब चेक्ड एक्सेप्शंस की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है आने की, और अनचेक्ड एक्सेप्शन की क्या होती है बहुत कम। कैसे कि मैंने बोला मेरे पास में एक नंबर है जिसको मेरे को 0 से लेकर 99 तक सारे नंबर से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन देगा, तो उसने वन टाइम तो एक्सेप्शन दे दी, लेकिन उसके बाद में 99 टाइम से वो एक्सेप्शन नहीं देगा, मतलब 100 में से सिर्फ 1% ही एक्सेप्शन आने के चांसेस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मेरे को अगर फाइल बनाना है मेरे सिस्टम में, तो मेरी फाइल बन भी सकती है और मेरी फाइल नहीं भी बन सकती है। 50-50 हो गया ना, कि अगर स्पेस होगा तो बन जाएगी, स्पेस नहीं होगा तो नहीं बनेगी, तो 50-50 हो गया, तो 50-50 हो गया मतलब ज्यादा चांसेस होगा इसके अकर होने के आने के। समझ में आया? तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं कि जो चेक्ड एक्सेप्शंस होती है, तो वो चेक्ड एक्सेप्शन क्या करती है, चेक्ड एक्सेप्शंस आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, मतलब कैसे? कंपाइलर सिर्फ ये देखता है कि जो एक्सेप्शंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो उसको कंपाइलर ने कंपाइल टाइम पर हैंडल किया है या फिर नहीं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो उस केस में आप ऐसा बोलेंगे यहाँ पर क्या कि आप अगर युद्ध लड़ने गए हैं, तो युद्ध लड़ने जब आप गए हैं तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि आपने बंदूक रखी है ना, आपने बम रखे, ठीक है? अब आने ही दो उधर से, जब उधर से नहीं मिलेगी तब तक तुम बैठे रहो, हम बढ़ते रहते तो चलता रहता। जब तक तुम्हारी मेल आईडी बताओ यार, मैं वो आगे की पीपीटी शेयर कर देता हूँ इसके कंटेंट की। मेल आईडी बताओ, जिस कोई भी बता दो। RK 14 71 86 2। ठीक है, और भी कोई बता दो, तो मैं मेल आईडी बता दूंगा। क्या? TANISHAGOSHI 0907 @gmail.com। और भी कोई बता दो। क्या हो गया क्या? SHEETANPATHRE 01। देखो मेल आईडी ओपन करो, तुम्हारी भी मेल आईडी बता देते हैं आपको। हाँ बताओ। हाँ? अच्छा, क्या? अच्छा, ग्रुप को भेजना है। हाँ बोलो। SHRUTI KINHIKAR 6 @gmail.com। ठीक है, मेल ओपन किया है क्या? मेल ओपन किया? ठीक है, देखो उसमें मेल आईडी में मैंने जो भेजा है आपको। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें, अब वो शेयर करना है तुमको, देखना है उसमें से, है ना? ठीक है, तो अब देखो इसमें हाँ, ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में लिखा हुआ है।
है ना, तो वो उतनी चीजें मेरे को लिखवानी पड़ेगी और अब डायरेक्टली इसमें से लिख है ना। ठीक है, तो अब वो जो लिखा हुआ है वो देखो यहाँ पे लिखा क्या है अपन ने। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो टाइप की एक्सेप्शन होती है, एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन और एक क्या होती है आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो चेक्ड एक्सेप्शन आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, अनचेक्ड एक्सेप्शन आर चेक्ड एट रन टाइम, राइट। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि कंपाइलर ये चेक करता है कि आपने एक्सेप्शंस को हैंडल किया है ना। अब एक्सेप्शंस को आपने हैंडल किया है या नहीं, मतलब कैसे कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, है ना, तो आपसे सिर्फ ये क्रॉस चेक किया जाएगा कि तुमने बम, तलवार, है ना, चाकू, टिकड़ी, ये सब रखी या फिर नहीं रखी, है ना, मतलब ये सारी चीजें तुमने युद्ध लड़ने जाने के लिए रखी या फिर नहीं रखी, बस ये चेक किया जाएगा, यूज करने के लिए नहीं बोला जाएगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि तुमने ये सारी चीजें रखी भी है या फिर नहीं रखी है, तो तुमको आगे पहुंचा देगा, और नहीं रखी है तो तुमको वहीं पर रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उसके लिए तुम्हारे पास में सही टूल्स होना चाहिए। तो बस कंपाइलर वो देखता है कि अब आप अगर जैसे सिंपली अगर कोई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो आगे जाके, है ना, तो अब उस केस में कंपाइलर सिर्फ ये देख रहा है कि आप तुमने यहाँ पे फाइल के मैकेनिज्म को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच लगाया है या फिर नहीं, मतलब ट्राई कैच की फंक्शनलिटी, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग की फंक्शनलिटी लगाई है या नहीं, क्योंकि इन केस इन फ्यूचर आगे जाके अगर ऐसा हुआ कि सिस्टम में मेमोरी ही नहीं है और तुमने फाइल बनाने की कोशिश करी है, तो फिर उस केस में होगा क्या। क्योंकि वहां पे जाके आप इफ एल्स से ये चेक नहीं कर सकते हो कि मेमोरी है या फिर नहीं, नहीं है तो ये दे दो, है तो ये कर दो, है ना, वहां पे तो डायरेक्टली क्या आएगा, आपका एक्सेप्शन ही अराइज होगा। तो उस केस में आप सिंपली क्या बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो चेक्ड एक्सेप्शन होता है वो बस ये देखता है कि आपने एक्सेप्शन को हैंडल किया है या नहीं, एक्सेप्शन नहीं आ रही है, हैंडल किया है या नहीं, बस वो ये चेक करता है। तो उसमें आप देखेंगे जो मैंने आपको पीपीटी शेयर करी है उसमें आप देखेंगे कि दो टाइप से आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने एक्सेप्शन को क्लासिफाई किया है, जैसे कि जो आपकी एक्सेप्शन है मेन, उसमें एक आएगा आपका एक्सेप्शन, एक आएगा आपकी एरर्स। अब एक्सेप्शन के केस में भी आप क्या बोलेंगे, तो इसको भी क्लासिफाई करते हैं अपन रन टाइम एक्सेप्शन। अब रन टाइम एक्सेप्शन में क्या क्या आता है, तो रन टाइम एक्सेप्शन में आप बोल सकते हो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, है ना। फिर उसके बाद में ठीक है, तो ये एक्सेप्शन होती है ना, नंबर फॉर्मेट हो गया, उसमें देखो लिखा हुआ है नंबर फॉर्मेट हो गया, है ना, फिर नल पॉइंटर हो गया है आपके पास में, फिर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया है ना, फिर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया है ना, ये सारे एक्सेप्शन उसको देके रखी हुई है। वहीं अगर अपन बात करें कि उसी के अलावा, है ना, तो उसी के अलावा आप बोलेंगे कि वहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन देके रखा हुआ है ना, फिर इंटरप्टेड एक्सेप्शन देके रखा हुआ है, आईओ एक्सेप्शन देके रखा हुआ है ना, आईओ एक्सेप्शन के अंदर ही आप बोलेंगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन देके रखा हुआ है ना। तो ये सारे एक्सेप्शन किस में कैटेगराइज होंगे आपके, अनचेक्ड, ये चेक्ड एक्सेप्शन में क्लासिफाई होगी, ठीक है। और फिर साइड में आपको एरर दे के रखा है, तो एरर में एरर अपने को पढ़ना नहीं है वैसे, है ना, बट एरर में ये दे के रखा होगा कि आउट ऑफ मेमोरी एरर होगा, असर्शन एरर होगा, है ना, स्टैक ओवरफ्लो एरर होगी वहाँ पर, है ना, तो वो सारी चीजें आपके एरर के अंदर क्लासिफाई, वो जो नाम से ही रिप्रेजेंट होगी। अब जैसे उसमें लिखा है स्टैक ओवरफ्लो, की स्टैक ही ओवरफ्लो हो गया तो उसमें एरर अराइज होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप देखेंगे आउट ऑफ मेमोरी, क्या मेमोरी से आप बाहर चले गए तो आपकी एरर होगी, ऐसा। तो यहाँ पर आपको ये ऐसा देके रखा है। फिर आप अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा उसी पीपीटी में आपको चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, है ना, जो मैंने आपको बताया वही सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में दो चीजें और आती है, एक आता है डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोस, और एक आता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि आप जो एक्सेप्शंस लिखेंगे, है ना, तो उस केस में आप ऐसा नहीं, उसमें एक चीज नहीं लिखी हुई है कि, ठीक है, तो इसमें लिखना देयर आर 5 कीवर्ड्स यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें लिखना देयर आर 5 कीवर्ड्स यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, पहले ट्राई, ठीक है, देयर आर 5 कीवर्ड्स यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, थ्रो कीवर्ड, थ्रोस कीवर्ड और फाइनली और ब्लॉक। अगर अपन ट्राई विद कैच की बात करें तो इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा ट्राई
ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो मैंने यहाँ पर लिख लेंगे एक्सेप्शन क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस वेरिएबल। हाँ, ये लिखना है आपको। ऊपर का नहीं लिखा था क्या? नहीं लिखा ऊपर वाला, मैंने हटा दिया। लिखो फाइनली लॉग। हो गया ना? हाँ, फिर ओपन किया। तुमने भी नहीं चालू ही नहीं किया? अरे, तुम सभी के कॉलेज कौन से है? कॉलेज कॉलेज मेरा सेज है। सी, मतलब रनिंग है चालू? हाँ, अभी एडमिशन लिया है मैंने। अच्छा अच्छा, अभी एडमिशन लिया कहीं में? एमसीए। बीसीए हो गया? हाँ, बीसीए कहाँ से था? हरी सिंह यूनिवर्सिटी सांड। अरे तुम सभी का? मनसा। मंजा, हाँ तुमने बताया था, मैं भूल गया है। ये आर वाई किया है इसमें। क्या? आर वाई। रेफरेंस वेरिएबल। लिख लिया क्या? मेरा नहीं हुआ। जल्दी लिखो। थोड़ा ऊपर कर देना इसको। हाँ तो हुई तो है क्लोज। हाँ तो ये ओपन हुआ ना, ये यहाँ पे भी क्लोज हुआ। हाँ तो सही तो लिखा है। ट्राई में तुमने ओपन किया, ट्राई का तुमने क्लोज किया। अच्छा, एक सेकेंड। ये ट्राई लिखा है। एक राई राई लिखा होगा सबसे। अरे, लिखा अभी? हाँ, दिख गया। एक सेकंड रुका, ये पीछे से इसको लिखा। इसको ब्रैकेट में लिख लेना है ना, हाँ, ट्राई ट्राई विथ बच लिखा है। मल्टीपल कैच, है ना? ये ऊपर है ना, देखना है, ट्राई विथ जनरलाइज स्केच, है ना? देखना आप करोगे क्या यहाँ पर मल्टीपल नहीं लिखना है यहाँ पे। है, वो ऊपर लिखा था। दूसरा लिखना है। ये ले, ये ट्राई विथ कैच ही था, है ना? ये लिखा ना ट्राई विथ कैच, इसको ब्रैकेट में कर दो मल्टीपल कैच को। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये लिखना ट्राई विथ जनरलाइज स्केच। इसी के आगे। नीचे नीचे नीचे, और ये फिर से वापस से लिखना है, ये वापस से लिखना है।
समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने सबसे पहले देखा था ट्राई और कैच, है ना? अब ये ट्राई और कैच बेसिकली है क्या? तो ट्राई और कैच की केस में समझिए ऐसा बोलेंगे कि जहाँ पर आपको ऐसा लगता है ना, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अ, जितने भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं या जो भी आपने कोड लिखा है ना, उस केस कोड में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर एक्सेप्शन आ सकता है ना? मतलब आप जो कोड लिखेंगे तो आपको जहाँ ऐसा लगता है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप उस स्पेसिफिक कोड को किस में लिखेंगे? ट्राई और कैच में लिखेंगे। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार मेरे पास मैंने कॉलेज में 6 पेपर दिए, मैंने 6 एग्जाम दिए, है ना? और 6 पेपर में 6 एग्जाम में मेरे को ऐसा लगता है कि 5 तो मेरे पक्के निकल ही जाएंगे, लेकिन इस पेपर का थोड़ा सा डाउट है कि वो निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, है ना? तो फिर उस केस में आप क्या बोलेंगे कि कोड में भी जो आप पूरा कोड लिखेंगे, तो उस कोड में भी जहाँ आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो मैंने कोड लिखा है वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में चल जाएगा, लेकिन ये वाली जो लाइन लिखी है, ये वाला जो क्लास, ये वाला जो फंक्शन जो भी मैंने लिखा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत इन फ्यूचर किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आ सकती है। तो उस केस में अपन उसको किस में लिखेंगे? ट्राई और कैच में लिखेंगे। तो आप उसको ट्राई में लिख देंगे। ट्राई में अगर एक्सेप्शन आती है तो वो थ्रो करेगा किसको? कैच को। कैच क्या करेगा? उसको हैंडल करेगा और फिर आगे के टास्क को परफॉर्म कर देगा। क्लियर है? अगर आपने एक्सेप्शन को मैनेज नहीं किया तो उस केस में क्या होगा कि आपका प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। और ट्राई केस क्या करता है? ट्राई केस उसको हैंडल कर लेता है। दो जने होते हैं जो कि एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, एक तो आप और एक जेवीएम। आपने देखा होगा आप जब प्रोग्राम चलाते हैं और अगर एक्सेप्शन आई है तो उस केस में, अगर एक्सेप्शन आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में आप देखेंगे कि आपके आउटपुट स्क्रिप्ट में बहुत सारा रेड रेड कलर में लिखा हुआ जाता है। दो दो तीन तीन चार चार लाइन में रेड कलर का लिखा जाता है, तो वो आपकी एक्सेप्शन किसने हैंडल करी है? आपके जेवीएम ने। लेकिन अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो आप किससे करेंगे हैंडल? एक्सप्लिसिटली ट्राई और कैच से, कि अगर एक्सेप्शन आई है तो आपने उसका, उसके रिस्पेक्ट में उसका जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है कैच में जाकर आपने उसको हैंडल करवा लिया, और उसके बाद में आप वहां से आगे बढ़ गए। इसको अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझना है तो आप ऐसे समझो कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, है ना? आपका मैनेजर केबिन में बैठा हुआ है, आप आगे की डेस्क पर बैठे हुए हो, और कोई कस्टमर आता है तुमसे लड़ने। तो तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है क्या? या तो तुम उसको समझा बुझा के वहीं से रिटर्न कर दो, तो ये हो गया ट्राई कैच। तो ट्राई बोले तो एक्सेप्शन अराइज हुई, तुमने उसको समझा बुझा के कैच में भेजा, काम किया, तुम आगे निकल गए और प्रोग्राम का फ्लो चलता रहा। ठीक है, तो ये हुआ ट्राई कैच। लेकिन तुमने बोला कि यार तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उससे बात करने के लिए, तो तुमने बोला कि यार वो मैनेजर का केबिन है वहां जाके बात करो। तो तुमने यहाँ पे क्या कर दिया है? पोस्टपोन कर दिया एक्सेप्शन को। मतलब तुमने क्या कर दिया यहाँ पे? एक्सेप्शन को थ्रोस कर दिया, थ्रो कर दिया। तुमने उसको हैंडल नहीं किया, तुमने उसको और आगे बढ़ा दिया। तो जहां आपको आगे बढ़ाना होता है तो वहां आप किसका यूज करते हो? थ्रोस का यूज करते हो। तो थ्रोज क्या करता है? तो थ्रोज इज सिंपली पोस्टपोन दी एक्सेप्शन, है ना? और थ्रो क्या कर लेता है? और सॉरी, और थ्रो क्या कर लेता है? थ्रो आपके ट्राई कैच के अंदर एक्सेप्शन को थ्रो करने का क्या कर देता है? काम कर देता है। तो आप देखेंगे उसमें जो पीपीटी मैंने आपको भेजी है उसमें आपने लिखा है डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोस, है ना? कि थ्रो थ्रोस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि इफ यू वांट टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली, अगर आप जानबूझकर एक्सेप्शन को थ्रो करवाना चाहते हैं तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे? थ्रो का यूज करेंगे। लेकिन जहां आप एक्सेप्शन को सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है और अगर आएगी तो जेवीएम उसको हैंडल करेगा, तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे? थ्रोस का। समझ में आया? थ्रो इज फॉलोड बाय द इंस्टेंस ऑफ एन एक्सेप्शन क्लास। मतलब थ्रो के बाद में क्या आएगा? तो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन थ्रोस के बाद में क्या आएगा? तो थ्रोस के बाद में एक्सेप्शन क्लास का नाम आएगा। कि थ्रोस आपने लिख दिया सर्वलेट एक्सेप्शन, आपने लिख दिया थ्रोस आईओ एक्सेप्शन, ये थ्रोस के बाद में आपने एक्सेप्शन की क्लास का नाम लिखा है। लेकिन अगर थ्रो के बाद में मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा थ्रो न्यू एरिथमेटिक एक्सेप्शन। न्यू एरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा मतलब कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है और थ्रो कर रहा हूं मैं इस ऑब्जेक्ट को। समझ में आया? जो थ्रो होता है वो किसी मेथड के अंदर होता है, लेकिन जो थ्रोस होता है वो ऊपर मेथड के सिग्नेचर के साथ में होता है। नहीं, अपन थोड़ी गलत लिखेंगे, अपन तो सही लिखेंगे सब कुछ। अब आपने यहाँ पे दो नंबर को डिवाइड करने का प्रोग्राम बना दिया, ए डिवाइडेड बाय बी, राइट? यूजर ने वहाँ पे जीरो एंटर कर दिया, तो इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है इंटीजर के केस में। तो इंटीजर के केस में अगर इन्फिनिटी कुछ नहीं होता तो एक्सेप्शन ही आएगी ना। तो आपने गलत थोड़ी लिखा, आपके इरादे गलत नहीं थे, है ना? आपने तो सही लिखा था, है ना? लेकिन अब वहाँ पे यूजर ने जीरो लिख दिया जिसकी वजह से
वहां पे एक्सेप्शन आ गई, और वो तो जब यूजर रन टाइम पे चलाएगा तभी होगा, है ना। आपने तो कोड ही लिखा है जनरलाइज मैनर में कि अगर आप वहाँ पे 10 और 2 लिखते तो वो आपको 5 आंसर देता ना, 18 और 9 लिखते तो वो 2 आंसर देता ना, तो वहाँ तो आंसर दे रहा है, लेकिन आपने इनपुट में ही ऐसा कुछ डाल दिया कि दिक्कत अराइज होगी इस केस में। ठीक है, अब आपने तो सब कुछ प्रोग्राम बनाकर दे दिया, अब पता चले कि सामने वाले ने भैया 128 GB का मोबाइल लिया लेकिन उसको फिर भी स्पेस कम पड़ गई। अब उस वो आपकी एप्लीकेशन को उसके पूरे भरे हुए मोबाइल में चला रहा है। अब आपने कुछ ऐसा बनाया था कि यार यहाँ पे फाइल डाउनलोड होगी या फाइल क्रिएट होगी, अब वहाँ पे उसकी उसमें जगह ही नहीं है, तो अब वो एक्सेप्शन ही क्रिएट कर रहा है, तो उसको तो हैंडल आपको ही करना रहेगा। ऐसा तो आप जानबूझ के गलत नहीं लिखेंगे, आप तो सब सही लिखेंगे, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अब अगर आपको एक्सेप्शन को थ्रो करना है कि आपको पता चल गया कि ये एक्सेप्शन ही आएगी यहाँ से, तो आप लिखोगे थ्रो, और थ्रो के बाद में आप लिखोगे आपके एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन आई तो वो उसको थ्रो कर देगा, पहुंचाएगा कैच के पास में कि आप इसको हैंडल करो इंटरनली। कि प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करेगा, थ्रो करेगा इस ऑब्जेक्ट को किसके पास में, कैच के पास में, कि कैच उसे क्या करे यहाँ पर हैंडल करे। और जेवीएम से करवाना है तो आप ऊपर थ्रोज लिख दोगे और फिर वो एक्सेप्शन का नाम लिख दोगे, क्या इससे ये एक्सेप्शन आ सकती है। तो फिर आपने उसको हैंडल नहीं किया है, आपने हैंडल नहीं किया है और एक्सेप्शन आती है तो वो पोस्टपोन्ड हो जाएगी और वो जाएगी जेवीएम के पास में, फिर वो जेवीएम वहां पे नहीं, ट्राई और कैच आएगा, ट्राई के अंदर थ्रो आएगा, थ्रो आएगा। हाँ, नहीं, ट्राई के अंदर थ्रो आएगा, और थ्रोज तो मेथड के सिग्नेचर के साथ में यूज होगा ना। सिग्नेचर मतलब? मैंने तुम लोगों को मेल भेजा है, हाँ। वो देखने के लिए भेजा है। 4 बार बोल चुका हूँ कि वो तुम मोबाइल में देखो, अरे तो एक मोबाइल में तो है। मैंने वो मेल इसलिए तो भेजा कि तुम उसको देखो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे डाउट कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाएंगे। उसमें तुम्हें 4 बार बोल चुका हूँ, 4 बार लिखा हुआ है मुझे याद है। उसमें। हाँ ये उधर दिखा दो साइड में, देखो वो थ्रो अंदर कैसे लिखा हुआ है और थ्रोज बाहर कैसे लिखा हुआ है। इनिशियली अभी तो मतलब इनका 2-3 टॉपिक्स बाकी है, नहीं फिर तो बाकी है। अभी से एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के बाद फिर कैच आएगा, कैच के बाद में फाइल हैंडलिंग आएगा। अ, हाँ वो उसी टॉपिक्स अभी रिसेंटली ही कर किया है। हो गया क्या? नहीं, एरर नहीं, एक्सेप्शन आ सकता है, लेकिन वो भी क्या, वो भी डिपेंड करेगा। जो ऊपर वाला जो डायग्राम देके रखा हुआ है ना, तो ऊपर वाले डायग्राम में देखो यहाँ पर कि जो मैंने आपको देके रखा है ऊपर वाले डायग्राम में, है ना, कि आपने लिखा था उसमें एसक्यूएल एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, है ना, तो आप बोले इंटरप्टेड एक्सेप्शन, है ना, थ्रेड एक्सेप्शन वगैरह, मतलब वो सर्वलेट एक्सेप्शन वगैरह। तो ये सारी एक्सेप्शंस कैसी एक्सेप्शंस है आपकी, ये सारी एक्सेप्शंस आपकी चेक्ड एक्सेप्शन, कि इन टाइप की एक्सेप्शंस अगर आएगी तो आपको उसको हैंडल करते हुए चलना है, और रन टाइम एक्सेप्शंस आएगी तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या यहाँ तक? फिर उसके बाद में देखे रखा हुआ है यहाँ पर और वो थ्रो से डिफरेंस भी एक बार देख लो, थ्रो एंड थ्रोस का डिफरेंस भी देख लो। इधर इनको भी दिखा दो यार, इनके मोबाइल में दिखाई नहीं रहा। उसमें देखो सेकंड में एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि चेक्ड एक्सेप्शंस कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड यूजिंग थ्रो ओनली, कि जो चेक्ड एक्सेप्शन होती है वो सिर्फ थ्रो से प्रोपोगेट नहीं होती, मतलब सिर्फ थ्रो से आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए थ्रोज भी लगता है।
क्लियर है क्या यहाँ तक? फिर उसके बाद में एक आपको डिफरेंस देके रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज, है ना? तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, फाइनल कीवर्ड के बारे में पढ़ा था क्या? फाइनल कीवर्ड नहीं पढ़ा? जी, द फाइनल कीवर्ड मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, जैसे आपने सी में देखा होगा कि आप कॉन्स्ट का यूज करते हैं, है ना? सिंपली फॉर मेकिंग एनी वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। सिमिलरली आप यहाँ पे भी क्या बोलेंगे कि आप फाइनल का यूज करके क्या करेंगे, तो फाइनल का यूज करके आप कांस्टेंट बनाने का काम करेंगे। अगर फाइनल को वेरिएबल के साथ में यूज करा है तो कांस्टेंट बनाएंगे, अगर फाइनल को मेथड के साथ में यूज किया है तो आप उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। और फाइनल को अगर आपने क्लास के साथ में यूज किया है तो उसके साथ आप उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है? फिर फाइनली की अगर अपन बात करें तो फाइनली आप ऐसा बोलेंगे कि वो ट्राई के साथ में आता है ना? कि अगर इफ यू वांट टू define a finally in our program, then in that case it's mandatory to have a try block, है ना? कि अगर आपको फाइनली को डिफाइन करना है तो ट्राई ब्लॉक होना ही चाहिए, मतलब फाइनली ट्राई के साथ में ही आता है ना? बिना ट्राई के फाइनली का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो अगर फाइनली लिखना है तो ट्राई होना ही चाहिए, है ना? और अगर एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, अगर आपने फाइनली लिखा है तो फाइनली चलेगा, मतलब चलेगा ही सही। क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद में आपको देके रखा हुआ है इसमें फाइनलाइज, है ना? तो फाइनलाइज मेथड क्या होती है, तो जैसे आपने गार्बेज कलेक्टर के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो क्या होता है गार्बेज कलेक्टर? तो गार्बेज कलेक्टर मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, काम हो गया ऑब्जेक्ट का, अब वो ऑब्जेक्ट डीरेफरेंस हो गया है, अब उसको हटाना है मेमोरी में से, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, उसको हटाने का काम करता है। तो गार्बेज कलेक्टर उसको हटाने के पहले फाइनलाइज नाम की मेथड को चलाता है, सिंपली फॉर परफॉर्मिंग सम ऑफ द क्लीनिंग एक्टिविटीज। कुछ अगर हटाना करना है, रिसोर्सेज को फ्री करना है, मेमोरी को अरेंज करना है ना? तो उसके पहले यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर किसको चलाता है? फाइनलाइज नाम की मेथड को चलाता है। क्लियर है क्या? यहाँ तो समझ में आया? ठीक है। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट दे के रखा है, बाकी इसके प्रोग्राम्स वगैरह कैसे क्या बनेंगे तो वो फिर अपन देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके प्रोग्राम सीखते हैं, बाकी का फिर समझते हैं आगे का। हाँ बोलो। कल छुट्टी है 27, फिर 28 29 को आओगे, 28 29 को आओगे, फिर हम्म, मतलब मैम से आएगी, अच्छा छुट्टी की बात करिए। अच्छा, हाँ हाँ मैं भी इसको आगे नहीं पढ़ा देंगे। रहूँगा, हाँ मैं भी नहीं आऊँ, हाँ ठीक है चलेगा। तो तुम लोग ठीक है, वो तो मैं मतलब मैम से एक बार बात कर लूँगा कैसा रहेगा। नहीं आ सकता, सुबह के 11 को भी। हाँ तभी सो के आ रहे जाके, तो कोई नहीं कह सो के सीधा उठा और आ गया। रहा। ठीक है, देखते हैं। नहीं नहीं मेरे को लेट नहीं होता है, तो मैं भी उधर से भी ऑफिस से ही आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो तब भी टाइम लिमिट ही चलेगा, क्योंकि उसके बाद में भी जाके मैं एंगेज ही रहता हूँ, तो वो तो एंगेजमेंट तो रहता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो तो समझ लेंगे। तो देखते हैं जैसा भी होता है जमाते हैं अपन। ठीक है, हाँ हाँ वो तो बता दूंगा, तो आगे से आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा फिर। अभी एक्सेप्शन नेक्स्ट क्लास में तो आपको पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग ही चलेगा, है ना? अगर उसमें वो एक्सेप्शन हो जाता है तो फिर आपके पास में थ्रेड आएगा, थ्रेड के बाद में आपके पास में फाइल हैंडलिंग आएगा। थ्रेड में नहीं करते हुए आप भी मान के चलो 2 से 3 क्लास लगेगी सही, फाइल हैंडलिंग में कम से कम 2 क्लास तो लगेगी सही, मतलब कम से कम 5 से 6 क्लास तो है ही सही। हाँ समझते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है, कल कितना होता है, परसों कितना होता है। या क्या मैंने बोला था ना, आपने बोला था हाँ 7 मैंने बजे। तो पूछा था, मैंने यही वाला समझा था, पूछा था, जैसे एक होता है कि हाँ आप अवेलेबल दोनों टाइम पर है, और एक होता है कि आप अवेलेबल